नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। खबर लखनऊ से। ग्राम प्रधानों से सीएम योगी का संवाद जारी है। नवनिर्वाचित प्रधानों से संवाद कर रहे हैं इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन हमें अभी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। तो सबसे पहले कोरोना से बचाओ, दूसरा बरसात आने वाला है और बरसात जब आती है तो बरसात अपने साथ कभी बहुत बार बीमारी भी लेके आती है। देखिए, इसी में मस्तिष्क ज्वर और दिमागी बुखार भी आता है, मलेरिया भी आता है, डेंगू भी आता है, कालाजार भी आता है, चिकनगुनिया भी आता है, तमाम अन्य प्रकार की बीमारियां भी आती हैं, जल जनित बीमारियां भी आती हैं और विषाणु जनित बीमारियां भी आती हैं। इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए भी हमें अभी से प्रयास करना होगा और ये प्रयास स्वास्थ्य विभाग का नंबर बाद में आता है, ग्राम पंचायत का नंबर पहले आता बचाव में। क्योंकि साफ सफाई आपने प्रतिदिन तय कर लिया कि भाई मुझे अपने गांव को साफ रखना है, कोई गंदगी नहीं होगी, गांव का पानी नालियों से बहे लेकिन गांव की नालियां साफ सुथरी हों, सुबह साफ सफाई, दोपहर में सैनिटाइजेशन और शाम को फॉगिंग। अगर सप्ताह में ये 3 बार या 2 बार भी हो जाए तो गांव आपका दर्शनीय हो जाएगा, लोग वहां देखने के लिए आएंगे। तो साफ सफाई पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा, अपने गांव में सैनिटाइजेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। ये कार्य हमें गांव में करना पड़ेगा। अगर इन कार्यों को आप कर देंगे तो मलेरिया आपके गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, मस्तिष्क ज्वर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, डेंगू कुछ नहीं कर पाएगा और अन्य तमाम प्रकार की जो जल जनित बीमारी या विषाणु जनित बीमारी है या डायरिया है, हैजा है, ये कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें केवल ध्यान देना पड़ेगा। तीसरा मेरी आपसे अपील है, सरकार ने व्यवस्था की है कि हर गांव को शुद्ध पेयजल मिले, फिर भी अगर गांव में शुद्ध पेयजल नहीं है, हम अपने गांव में देख सकते हैं कि गांव में अगर लोगों को नल का पानी पीना पड़ रहा है, हैंडपंप का पानी पीना पड़ रहा है, पानी शुद्ध नहीं है, हम उसको गर्म करके छान करके पिएं, आप देखना कोई डायरिया या हैजा नहीं हो सकता, कोई भी जल जनित अन्य बीमारी नहीं हो सकती। हम लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, गांव पंचायत छोटी छोटी समूह बना करके गांव में इसके बारे में बताएं। एक प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में कैसे हम विकसित कर सकते हैं। इसमें सरकार भी सहयोग, केंद्र सरकार ने केंद्रीय वित्त आयोग का पैसा गांव को दिया है, राज्य सरकार का पैसा, राज्य वित्त का पैसा भी आपके पास पड़ा हुआ है, 10,000 करोड़ रुपए से ग्राम पंचायत में पड़ा हुआ है। इस पैसे का सही सदुपयोग, मेरे गांव का विद्यालय साफ सुथरा रहे, उसकी बाउंड्री हो, मेरे ग्राम पंचायत में खेल का मैदान होगा, मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल है तो उसकी साफ सफाई, रंगाई पुताई, मेंटेनेंस, चिकित्सालय है तो उसकी साफ सफाई, वहां पर जाने का सड़क कनेक्टिविटी, वहां पे बिजली, कहीं जल जमाव न हो, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, साफ सुथरे रहने चाहिए, वहां पेड़ नहीं उगे होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब गंदगी होती है, पेड़ उगे रहते हैं तो लोग उसके बारे में गलत धारणा बनाते हैं और हम लोगों को ये चीजें कतई नहीं होनी देनी है। इन चीजों को हम लोगों को वहां पे लोगों को बताना पड़ेगा। मेरी आप सबसे एक और अपील है कि हम अपने ग्राम पंचायत के अंदर, यद्यपि हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय यानी पंचायत भवन बनाए जा रहे हैं, उसको ग्राम सचिवालय के रूप में विकसित करिए। जहां पर कार्य चल रहे हैं, तेजी के साथ उस कार्य को संपन्न करवा करके ग्राम सचिवालय का निर्माण समय से करते हुए हम एक व्यवस्था सुनिश्चित करें कि ग्राम सचिवालय का कार्य समय सीमा के अंदर पूरा होने और उस कार्य को पूरा करने के साथ ही वहां पे कंप्यूटर लगाना, इंटरनेट का कनेक्शन देना, गांव के ही कुछ युवाओं को उसके साथ ट्रेनिंग दे देना, जो गांव के लोगों को ही कॉमन सर्विस की सुविधा वहां पर उपलब्ध करवा सकें। बैंकिंग क्रॉसपॉन्डेंट्स की ग्राम पंचायतों में भर्ती हुई होंगी या हो रही होंगी, उनको वहां पे बैठने की व्यवस्था करना। बहुत सारी गतिविधियां आप एक जगह से संचालित कर सकते हैं। गांव में पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से कोरोना के बारे में, मस्तिष्क ज्वर के बारे में, दिमागी बुखार के बारे में, मलेरिया के बारे में, अन्य कार्यों के बारे में भी 3-4 बार जानकारी दे सकते हैं। सुबह शाम अच्छे भजन, राष्ट्रभक्ति के गीत लोगों के सामने बजा सकते हैं।
लेकिन उसमें सबकी सहमति हो तभी करना चाहिए। इन चीजों को अगर आप व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे तो गांव में आप देखना कि गांव आपका शहर से अच्छा हो जाएगा। कोरोना के कारण लोगों के रोजगार पर कुछ असर पड़ा है और इसीलिए केंद्र और प्रदेश सरकार ने कुछ तय किया। जैसे केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण पैकेज के अंतर्गत मई और जून का निःशुल्क खाद्यान्न हर नागरिक को देने की व्यवस्था की। मई का खाद्यान्न वितरित लगभग हो चुका है, एक आध दिन में सभी को मिल जाएगा। जून महीने में भी 15 जून के बाद फिर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का खाद्यान्न मिलेगा। राज्य सरकार की तरफ से मई, जून, जुलाई, अगस्त ये 3 महीने का निःशुल्क खाद्यान्न हर एक नागरिक को मिलना है, हर जरूरतमंद को मिलना चाहिए और वह सरकार देने जा रही है। हमारा प्रयास हो कि कोटे की दुकान में हर जरूरतमंद को उसके लिए स्वीकृत और अनमन्य खाद्यान्न जरूर मिले, उसमें घटतोली न हो। अगर हम ये काम अपने गांव में बिना भेदभाव के करते, याद रखना अब आप ग्राम प्रधान बन चुके हैं, अब आपकी कोई पार्टीबाजी नहीं, जिसने वोट दिया वह भी, जिसने नहीं दिया वह भी आपका अपना है। यह समय है जब आप लोगों की सेवा करके लोगों का दिल जीत सकते हैं। ठीक है, जो लोग आपका समर्थन किए होंगे उन लोगों के साथ आपकी सहानुभूति होगी, लेकिन कार्य पात्रता का जब मामला आएगा तो हम किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेंगे। किसी का शौचालय, किसी का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में, मुख्यमंत्री आवास योजना में मकान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, किसी गरीब को पेंशन देने की व्यवस्था, किसी विधवा को पेंशन देने की व्यवस्था, या फिर कोई गरीब है, बीमार है, कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका बनवाइए, 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य सुविधा उसको मिल सकती है, प्रधानमंत्री जी ने पहले से ही उपलब्ध करवाया है। अगर कोई गरीब है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, कार्ड भी नहीं बना है, बीमार है, कोई आय का स्रोत नहीं, हम ग्राम प्रधान निधि से उसको 2000 रुपए तक की सहायता कर सकते हैं। यह व्यवस्था पहले से है। अगर किसी की दुखद मौत हुई है, निराश्रित है, कोई देखभाल करने वाला नहीं, या परिवार की आय नहीं कि वो अंतिम संस्कार कर सके, 5000 रुपए तक की सहायता आप ग्राम प्रधान निधि से उसको कर सकते हैं। ये इतने अधिकार आप लोगों के पास हैं, अपने इस अधिकार का हमें सदुपयोग करना चाहिए, लेकिन पात्रता का ध्यान रखते हुए। अगर हम इस कार्य को करेंगे, आप देखना आपकी लोकप्रियता उसी प्रकार से आगे बढ़ेगी जैसे शिवचरण जी ने लखीमपुर खीरी में निर्विरोध प्रधान बनकर के वहां पर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित, 4थी बार ग्राम प्रधान बने हैं। ऐसे ही आप सभी के साथ भी जुड़ेगा और हमें उस दिशा में बेहतर प्रयास करने होंगे। कोरोना कालखंड में सावधानी और सतर्कता बहुत आवश्यक है। मैं आप सबसे अपील करूंगा कि हम हर व्यक्ति को इसके लिए सतर्क रखें, सावधान रखें, हर एक व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं। गांव में आपको मैं एक और अपील करूंगा कि लोगों को बोलें कि वे टेस्ट करने से न भागें। दूसरा, कॉमन सर्विस सेंटर जो गांव का है उसको आप तैयार करवा लीजिए, सरकार उसमें सहयोग कर रही है। कॉमन सर्विस सेंटर में मेरी आप सबसे अपील है कि रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कराएं वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि अब हम लोग गांव के ही पंचायत भवन में भी वैक्सीन के सेंटर लेके जा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, फिर वहीं हमारी टीम जाएगी, वहीं वैक्सीन देगी गांव के लोगों को। तो गांव के व्यक्ति टेस्ट करने से भी ना भागें, वैक्सीन लेने से भी नहीं भागेंगे। तो देखना, कोरोना से सुरक्षा का ये कवच प्रधानमंत्री जी ने दिया है। 2 वैक्सीन अब तक लग रही हैं, आने वाले समय में तमाम अन्य नई वैक्सीन भी आने वाली है। ये हर एक व्यक्ति को सुरक्षा देगा। कोरोना फिर कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते हम स्वयं उसके प्रति सतर्क हो जाएं। तो आप सबकी बड़ी भूमिका है और त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे महत्वपूर्ण और मजबूत कड़ी के रूप में ग्राम प्रधानों की भूमिका को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। आप सभी चुने गए, आप सबको मैं बधाई देता हूं। आदरणीय राज्यपाल महोदय का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उनका मार्गदर्शन आप सबको आज प्राप्त हो रहा है, यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। आदरणीय राज्यपाल महोदय के मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से आप सभी अच्छा कार्य करें, इस विश्वास के साथ आप सबके सफल और मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवनिर्वाचित प्रधानों को संबोधित कर रहे थे। सफाई, सैनिटाइजिंग और पर विशेष ध्यान देने की बात कह रहे थे। ग्राम सचिवालयों का काम समय पर होगा। वहीं सतर्क रहने के बाद ही कोरोना हारेगा। कोरोना को लेकर प्रधानों से अपील की गई है कि आप लोगों को लगातार जागरूक करें, अपने पंचायत को साफ रखें। सोमवार को सुबह से खोला जाएगा। जब 5 बजे ये वाला लॉकडाउन ख़त्म होगा तो अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है। अब हफ्ता दर हफ्ता हम जनता के सुझावों के आधार के ऊपर और एक्सपर्ट्स की ओपिनियन के आधार पर इसी तरह से धीरे धीरे लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया जारी रखेंगे। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये कहते हुए कि धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं और सोमवार से इसकी जो पहली कड़ी है उसकी शुरुआत होगी। और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। अजय सहरावत, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। संदीप मिश्रा जी, जो कि प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रमोद कुमार, जो कि नेता कांग्रेस के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सहरावत जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। अजय जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, पूरे देश में कोरोना केसेस को लेकर एक सुखद समाचार है कि गिरावट देखने को मिल रही है और दिल्ली भी इसमें बहुत हद तक कोरोना पर काबू पाया गया है। लेकिन अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, क्योंकि ज़रूरी है इस वक्त, क्योंकि लोग काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं आर्थिक गतिविधियों के कारण, आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, गरीबी के कारण उनको कई सारी परेशानियां सामने आ गई है। तो ये अनलॉक की जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, क्या इसकी अब ज़रूरत है? नमस्कार। मुझे लगता है कि अच्छा स्टेप है। केजरीवाल सरकार इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करती है तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि ये बात सही है कि इकोनॉमिक चीजें काफी टाइम से रुकी हुई हैं और बहुत सारे डेली वेजर हैं जो रोज कमा कर रोज खाते थे, तो उनकी रोजी रोटी पर बिल्कुल धीरे मतलब उनको रिवाइव करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सच है। फैक्ट्रीज खुलने से डेली वेजर पर फर्क पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन खुलने से डेली वेजर पर फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरी केजरीवाल जी से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगी, जब आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, ऐसा ना हो पिछली बार की तरह आपका लॉकडाउन और अनलॉक के चक्कर में कहीं दोबारा से एक वेव ना हम सेट कर दें। तो उस चीज से बचें। लोगों की जान भी बहुत कीमती है, क्योंकि पिछली बार हमने देखा था जब लॉकडाउन खोल दिया गया था तो ना तो मार्केट्स में कोई प्रिकॉशन थे, ना डीटीसी बसेज में कोई प्रिकॉशन थे, ना ऑटो में, ना टैक्सी में, कहीं कोई प्रिकॉशन बचा ही नहीं था। कायदे से तो एक समय पर ऐसे लगने लगा था कि जैसे लोग बोलने लगे थे कि कोरोना अब तो चला गया है। तो मुझे लगता है कोरोना भी है, प्रॉब्लम अभी है, कंसिस्टेंसी जरूर, स्प्रेडिंग रेट जरूर कम हुआ है, क्योंकि लॉकडाउन में हम लोग सब घरों पर बैठे हैं, तो उससे काफी फर्क पड़ता है। अब जैसे ही अनलॉक होगा, कहीं ऐसा ना हो कि सारी भीड़ सड़कों पर आ जाए और फिर से स्थिति वही फैल जाए और फिर से एक भयावह माहौल बन जाए। और पैनिक मोड में क्या होता है, केजरीवाल जी बहुत ज्यादा पैनिक कर जाते हैं, तो वो एक पैनिक बटन के बाद दूसरा पैनिक बटन दबाने लग जाते हैं। तो मुझे लगता है संभल कर, सजग रहकर अगर वो ये स्टेप लेते हैं तो हम इस स्टेप के साथ हैं और इस स्टेप को लेने में कोई बुराई नहीं है। जी संदीप मिश्रा जी, सवाल यह है कि अनलॉक की प्रक्रिया तो शुरू हो रही है और इसको देखने को मिलेगा सोमवार से, लेकिन सवाल ये है कि जैसे कि बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये सवाल उठाया है कि अनलॉक के बाद लोग सड़कों पर उतरने शुरू हो जाते हैं, अपने काम में मग्न हो जाते हैं और उनके दिमाग में ये आने लगता है कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना से हम जीत चुके हैं, और फिर कोरोना की एक लहर आ जाती है। इसके लिए सरकार की तरफ से कोई बेहतर उपाय किए गए हैं?
पहले तो दिल्ली वालों को मुबारक और देश को मुबारक की वेलकम टू अनलॉक दिल्ली। ये एक नायक की कामयाबी है, ये केजरीवाल के दिन रात परिश्रम की पराकाष्ठा की जो कथा लिखी है उसकी कामयाबी है। इसके लिए पूरी दिल्ली के लोगों को सर ये सब झूठ बोलना बंद करें, सीधी सीधी बात पर आए सर। मैं आपको ये बात कहने नहीं दूंगा क्योंकि दिल्ली ने बहुत झेला केजरीवाल का झूठ, ना अस्पताल मिले ना एम्बुलेंस मिली। ये नायक और खलनायक की भूमिका हमें ना बताएं, हमने जो झेला है ना वो हम बता सकते हैं, ये हमारा दर्द है। तो हम आपको ये बकवास बातें रखने नहीं देंगे, आप की बात करिए और सीधे सीधे बताइए कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कंप्लाइंस। ठीक है संदीप मिश्रा, मुद्दे पर आइए। अजय जी इनका जवाब पहले सुन लीजिए। संदीप मिश्रा जी का जवाब सुन लीजिए। जी संदीप जी, जितने बड़े विलन है वो हमने देख लिया अभी। आप पीएम की भूमिका में दिखाएं। नहीं 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 नहीं, हम आपको नहीं करने दे रहे। ठीक है, आप शुरू में चाहिए लेकिन आप कंप्लायंस की बात कीजिए। आप शुरू में कोई नायक नहीं है, कोई नायक की भूमिका नहीं है, कोई हीरो नहीं है। ठीक है संदीप जी बोलिए। बांटी ना दवाई बांटी, लोगों की हालत बुरे हाल। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि देश में दिल्ली जो आज करेगा वो पूरा देश कर करेगा। केजरीवाल ने आप गोष्ठी को मत कीजिए, छाती पीट कर ये मत बताइए कि दिल्ली ने टॉप किया है। आप ये बताइए अल्लाह पे क्या करने वाले हैं। दिल्ली को राहत यूं ही नहीं मिली है, दिल्ली को राहत ऐसे ही नहीं मिल गई। दिल्ली में 1.5 की संक्रमण दर ऐसे ही नहीं आ गई। इसके लिए मंत्री जनता के बीच में रहे, हमारे एमएलए मोहल्ले में रहे, कार्यकर्ता घर घर रहे, रात दिन की परिश्रम की पराकाष्ठा, पसीना बहाना आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आंसू नहीं चलता है टीवी बनाकर। एक मुसीबत में, आफत में, कठिन परिस्थिति आने पर रो ठीक है संदीप मिश्रा जी, देखिए ये लगातार हम लोग बता रहे हैं, संदीप जी लगातार हम लोग ये बता रहे हैं कि ठीक है दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर आई और लोग बीमार हुए, कई लोगों की जान चली गई, अस्पतालों में जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा, ऑक्सीजन को लेकर लोग परेशान हुए, मेडिसिन को लेकर लोग काफ़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। इन सब चीज़ों के बावजूद जो सबसे ज़्यादा कारगर हुआ कोरोना को हराने में, यानी कि आप ये नहीं कह सकते कोरोना हार गया है, कोरोना के केस को कम करने में, वो है लॉक की प्रक्रिया। यानी 19 अप्रैल से इसकी शुरुआत हुई थी और अब जाकर कहीं ना कहीं कोरोना दिल्ली को अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। आप मानते हैं कि अगर हम अनलॉक करते हैं, ठीक है ज़रूरत है इसकी आर्थिक गतिविधियों को लेकर, लोगों की रोजी रोजगार को लेकर, लेकिन इसके लिए अगर दोबारा इस तरह की फिर घटनाक्रम दोहराए ना, उसके लिए हमारे पास क्या व्यवस्था है, हम ये जानना चाहते हैं आपसे। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ये आज डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग हुई जिसके प्रमुख और मुखिया एमडी साहब है। ये विपक्ष के प्रवक्ता को पता होना चाहिए कि उनकी मीटिंग और उनकी अर्जी की सहमति के अनुसार ये फैसला लिया गया, शायद इन्हें इस बात पर ध्यान ही नहीं है। आप हर एक नागरिक देखिए ये युद्ध है, युद्ध में एक एक व्यक्ति लड़ रहा है, एक एक व्यक्ति एक एक को बचा रहा है, खुद को भी बचा रहा है और औरों को भी बचा रहा है। हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम भी बचे औरों को बचाएं। ये कड़ी है, कड़ी से कड़ी लेके कड़ी देश और दिल्ली बड़ी होगी। आज जो मुसीबत के वक्त में आंसू थलका कर चुप गए हैं, बच गए हैं और 56 इंच का सीना तो कहीं दिख नहीं रहा है। दो आफत खड़ा हुआ है। चलिए प्रमोद कुमार जी से हम सवाल ले लेते हैं। प्रमोद जी, आप कितना इस जरूरत की महसूस कर रहे हैं, दिल्ली को अनलॉक करने की जो प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या वाकई में दिल्ली को अब जरूरत है? देखिए इस देश के अंदर जो बहुसंख्यक लोग हैं वो गरीब मजदूर तबका है और कहीं ना कहीं अनलॉक खाली कंस्ट्रक्शन को लेके और फैक्ट्री को खोलने से नहीं होगा। इस दिल्ली के अंदर में चांदनी चौक, खारी बावली जैसे भी बाजार है जिसमें ठेले पे लोग मजदूरी करते हैं, माल ढोते हैं और रेडी पटरी वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यापारी हैं। मुझे लगता है केजरीवाल जी को सबके बारे में सोचकर इस लॉकडाउन का, अनलॉकडाउन का जो अनलॉक करने जा रहे हैं दिल्ली को, उस पर सोचने की जरूरत थी। और सच्चाई तो ये है, अपने दोनों साथियों को सुन रहा था तो मुझे हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था कि किस तरीके से ये चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो, जीत का सहरा ये जनवरी में आज राहुल गांधी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि जो समय दूसरी लहर से की तैयारियों का था, उस समय पे प्रधानमंत्री जी मोदी जी मन की बात करके पूरे विश्व को दिखा रहे थे कि हमने कोरोना से जंग जीत ली, जबकि वो समय हमारा
उससे लड़ने के लिए तैयारी करने का था। और यहाँ बात करें केजरीवाल जी की, मुझे लगता है राहुल जी ने सही कहा कि लॉकडाउन, मास्क लगाना, ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है कोरोना का। कोरोना का परमानेंट सॉल्यूशन है वैक्सीन। जब तक लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी, ये कोरोना जाने वाला नहीं है। और अगर इस पे चाहे दिल्ली की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, अगर ये आगे की तैयारियों को लेके काम नहीं करेंगे तो ये कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी। जी अजय जी, तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति ना करके दिल्ली सरकार को और केंद्र सरकार को मिलकर इससे लड़ने के लिए पहल करनी चाहिए, ना कि इसको बनाना चाहिए कि भाई कोरोना से हमने जीत दिलाई। जी अजय जी, क्या वाकई में जरूरत इस बात की है कि पहले हर किसी को वैक्सीन लगा दी जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए, तब हम अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करें? देखिए, ये तो बहुत साधारण सा सवाल है और बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल है। ऑफ कोर्स वैक्सीन सबको लगनी चाहिए और जल्दी लगनी चाहिए, ऐसा भी सब चाहते हैं, सारी सरकारें ऐसा चाहती हैं, केंद्र सरकार भी ऐसा ही चाहती है, राज्य सरकार भी ऐसा ही चाहती है। कोई ये तो चाहता नहीं है कि किसी की जान चली जाए। वैक्सीन की प्रोडक्शन ऑलरेडी अपग्रेड कर दी गई है और जून के एंड के बाद आपको दिखेगा कि प्रोडक्शन में डबल से ट्रिपल का अपग्रेडेशन आ जाएगा, क्योंकि प्लांट सेटअप करे जा रहे हैं और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। लेकिन कंपैरेटिव चार्ट्स पर आप जब प्रोडक्शन सेटअप को देखेंगे तो यूके और यूएई ने भी जो ऑर्डर्स लगाए या यूएस ने भी जो वैक्सीन के ऑर्डर लगाए, ऑफ कोर्स उन्होंने हमसे ज़्यादा मैसिव ऑर्डर लगाए, लेकिन सप्लाई अभी उतनी हैवीली सप्लाई नहीं हो पा रही है। लेकिन सरकार की कोशिश है कि आने वाले 15 से 20 दिन में आपको वैक्सीन को लेकर प्रोडक्शन को अप करने की तैयारी पूरी तरह से चल रही है। रही बात केजरीवाल सरकार के अनलॉक प्रोग्राम की, मुझे लगता है कि केजरीवाल सरकार के प्रवक्ता लोग टीवी पर आकर लोगों को ये बताएं कि अनलॉक में क्या क्या ध्यान रखना है। मुझे लगता है सक्सेस जैसा कुछ नहीं था केजरीवाल सरकार के पास कहने के लिए कोरोना काल के टाइम पे। ना तो ऑक्सीजन सप्लाई दे पा रहे थे, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। संदीप मिश्रा जी, मुझे लगता है संदीप मिश्रा जी से जानेंगे कि अनलॉक के क्रम में हमें किस तरीके से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि अगर जब भी आप खोलते हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि केजरीवाल सरकार अनलॉक की प्रक्रिया में स्टेप्स क्या क्या लेने वाले हैं, कैसे मेक श्योर करें। और एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, लोगों की भीड़ ना लगे, बसेस में भीड़ ना लगे, प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो कराएंगे, इस बात की मेरी चिंता है। क्योंकि बाकी जो चिंताएं हैं मुझे लगता है वो तो केंद्र सरकार ने टेक केयर कर ली है, तो वो केंद्र सरकार उस पर एक्टिव होकर काम कर रही है। और उस पर अगर सक्सेस रेट पर उनके प्रवक्ता अगर छाती पीटना चाहते तो मुझे लगता है इससे शर्म की बात नहीं होगी। संदीप मिश्रा जी, आपसे हम जानेंगे, हमने जो देखा बहुत। संदीप मिश्रा जी, सोमवार से ठीक है कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोलने का फैसला लिया गया है, लेकिन आप ये जानते हैं कि कंस्ट्रक्शन में या फैक्ट्रियों में अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग काम करते हैं। उनके जाने की व्यवस्था क्या होगी? मेट्रो कब खुलेगी? एक बात आज दिल्ली के देश के नायक आगे कहा है और हाथ जोड़ के कहा है कि लॉकडाउन कोई नहीं चाहता, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। और बार बार हमने देश के सरकार से यही कही है कि वैक्सीनेशन हमें दी जाए, हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करें। 42% लोगों को हमने 45% से अधिक जो अनसेट डाटा से लोग हैं उनको हमने कर दिया है। हम एक सफलता की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन नौजवान, अरे भैया मेरी बात के बीच में ना बोले, मैं बड़ी गंभीरता से बात बता रहा हूँ जी, बताइए। आदमी को एक के साथ जुड़कर, जैसा केजरीवाल साहब ने कहा है कि अगर हम सबको बचाने के लिए आगे आएंगे तभी हम सब बचेंगे। ये देश पर मुसीबत है, आफत में औसत डेटा बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रोज हम समझ रहे, आज प्राइवेट अस्पतालों में जवानों के लिए वैक्सीनेशन है 1200, 1300, 1400 रुपए में, लेकिन सरकारी अस्पतालों में हमारे 700 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर है, साहब से बंद हो गए। कैसे लोगों की जिंदगी बचेगी? हिंदुस्तान से पहले मोदी जी को पाकिस्तान में दवाई भेजने की जल्दी थी, बांग्लादेश में भेजने की जरूरत थी, अफगानिस्तान में जरूरत थी। हिंदुस्तान के लोगों सवाल आपकी सरकार से है, बात आपकी सरकार से है, मुद्दा अनलॉक का है, आप पाकिस्तान ले आए, अफगानिस्तान ले आए, फलाना दिमका। सर ये तो कोई डिबेट होल्ड करने का तरीका नहीं है, ये तो कोई तरीका नहीं है। संदीप मिश्रा जी, देखिए सबसे जो महत्वपूर्ण है जी, संदीप मिश्रा जी सुनिए, संदीप मिश्रा जी आप देखिए, कार्य को लेकर नहीं, ठीक है, दिल्ली को अब खोलने की जरूरत है। लोग चाहते हैं कि दिल्ली खुले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छटपटा रहे हैं अपने कार्य को लेकर, आर्थिक गतिविधियों को लेकर, अपनी गरीबों को लेकर, और सब अपना अपना काम शुरू करना चाहते हैं और ईश्वर करे कि सब कुछ अच्छा रहे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी दिल्ली में, तो बहुत ही तेजी से महामारी मची,
अस्पतालों में कहीं बेड नहीं, ऑक्सीजन की कमी, मेडिसिन की कमी और सबकी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। सरकार कोशिश कर रही थी लेकिन फिर भी आप रोक नहीं पा रहे थे। क्या अगर आप अनलॉक की प्रक्रिया को अपनाते हैं और फिर से अगर इस तरह की अगर वेव आती है तो आप उस परिस्थिति में आपके पास क्या तैयारी है? बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है। हमने 44 प्लांट बाहर से मंगाए हैं ऑक्सीजन के, जो दिल्ली के तमाम अस्पतालों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हमने हर जिले में कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के रखे हैं कि 2 घंटे के अंदर लोगों को पहुंच जाएगा। हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर 6000 चाइना से मंगा के 3 जोन में दिल्ली में बांटा है कि अब ऑक्सीजन की किल्लत से कोई नहीं मरने की पड़ता। हमने कोशिश की है कि 1500 बेड के आईसीयू के अस्पताल हमने 15 दिन में बनाया है। ये दुनिया में सबसे बड़ा चमत्कारी फैसला केजरीवाल साहब ने किया। हमने बिना राशन कार्ड के राशन भेजने की बात की कि भूखा जिंदगी न जाए। हमने 1,51,51,000 ऑटो टैक्सी ड्राइवर को अकाउंट में 5,000 रुपए डाले ताकि किसी को पैसे की किल्लत ना पड़े। हमने कोशिश की है कि हर जवान बचे, हर जिंदगी बचे, हर दिल्ली वाला बचे। चलिए, उम्मीद करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि अनलॉक की प्रक्रिया के बाद अगर किसी प्रकार की परेशानियां आती है तो उसे समाधान बहुत ही अच्छे तरीके से किया जाएगा और लोगों को पहले की तरह दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि सोमवार से दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है कि अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो पहले चरण की इसकी शुरुआत हो जाएगी, यानी सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों को खोला जाएगा और इसके बाद हफ्ता दर हफ्ता में जिस तरीके से लोगों के रिस्पॉन्स आएंगे चरणबद्ध तरीके से एक एक चीज़ को फिर से दिल्ली को खोल दिया जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से दिल्ली खुलेगी। लेकिन दिल्ली खुलने के बाद भी सावधानी को नहीं छोड़ना है, आपको सावधान रहना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो मास्क जरूर लगाना है। फिलहाल इतना ही।